जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत के सामने बांग्लादेश की निकली हेकड़ी, खाने के पड़ गए लाले तो फैलाने लगा हाथ। जी हां, मुसीबत पड़ने पर भारत के आगे झुका बांग्लादेश। लेकिन क्या भारत इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यूनुस की मदद करेगी या नहीं, इस खबर के जरिए आपको बताएंगे। तो वहीं बताएंगे भारत को तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया अपने भारत ने। मोदी सरकार ने दोस्तों चिकन नेक पर था इन आतंकवादियों का निशाना। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी की मुराद नातिन ने की थी। 101 साल के नाना से कुवैत में मिलने की अपील, रेस्पॉन्स ने छू लिया दिल। जी हां दोस्तों, बताएंगे कुवैत जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जिस प्रकार से गर्मजोशी से उनका स्वागत हुआ। वहीं फिर एक बार सैटेलाइट तस्वीरों में चीन को लेकर बड़ा खुलासा दोस्तों, पेंगोंग त्सो झील को लेकर जरूरी जानकारी आ रही है जो आपको बताना और जानना बहुत जरूरी है। सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं अब पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां भारत के सामने बांग्लादेश की निकली हेकड़ी, खाने के पड़े लाले तो घुटनों पर आकर फैलाने लगा भारत के समक्ष हाथ। दोस्तों, बांग्लादेश ने कभी भारत के खिलाफ आंखें दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन आज वही बांग्लादेश खुद अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भारत से मदद मांगने पर आतुर है। बांग्लादेश जो हाल ही में भारत के साथ कई मोर्चों पर विरोधाभास रवैया अपनाता दिखा था, आज अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। देश के भीतर खाद्य संकट, सीमा पर तनाव और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बीच नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश के अंतरिम सरकार ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल बांग्लादेश पर संकट के बादल छाए हैं। बांग्लादेश में इस समय आलू और प्याज जैसी बुनियादी आवश्यकताओं की भारी कमी है। इस स्थिति को आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो चुकी है कि बांग्लादेश सरकार ने भारत, जर्मनी, मिस्र, चीन और स्पेन जैसे देशों से मदद मांगनी शुरू कर दी है। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को 4686 टन आलू निर्यात किया, जो पश्चिम बंगाल के मालदा से बांग्लादेश के जसौर जिले तक पहुंचा। इसके अलावा प्याज की कमी को पूरा करने के लिए बांग्लादेश ने चीन, पाकिस्तान और तुर्की से संपर्क साधा है। प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्तों में खटास आ गई है। आप सभी जानते ही अंतरिम सरकार ने भारत के साथ बैंड विद ट्रांजिट समझौता रद्द कर दिया और भारत पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए पाकिस्तान और तुर्की जैसे देशों से संपर्क बढ़ाने की कोशिश की है। उसके बावजूद भी अपने भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए बांग्लादेश को खाद्य संकट से उभरने के लिए तत्काल मदद दी थी, लेकिन ये मदद सिर्फ व्यापारिक लाभ तक सीमित है। अब इतने बड़े बड़े और गंभीर फैसले लेने के बावजूद भी भारत बांग्लादेश पर रहम दिखा रहा है, जो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भारत का बड़ा दिल है। क्योंकि अगर भारत ने बांग्लादेश की तरह एक्शन लेना शुरू कर दिया तो बांग्लादेश कहीं का नहीं बचेगा। दोस्तों, उसका अस्तित्व भारत ने बनाया है तो अस्तित्व भारत खत्म भी कर सकता है, लेकिन भारत अपना ऐसा किसी के साथ नहीं करता। और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज अपना भारत महान कहलाता है। सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि बाहर के देश भी कहते हैं कि भारत एक महान देश है। ऐसे में दोस्तों, वाकई में भारत के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया है तो वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश की ही एक साजिश आपको बताते हैं जहां भारत को तोड़ने की साजिश कर दिया गया है नाकाम। चिकन नेक पर था बांग्लादेशी आतंकियों का निशाना। जी हां, हाल ही में गिरफ्तार आतंकवादी संगठन अंसार अल इस्लाम बांग्लादेश के 8 संदिग्ध सदस्य चिकन नेक को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। पुलिस के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी। चिकन नेक पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी को पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने वाला गलियारा है। उन्होंने कहा कि वे सिलसिलेवार हमलों का अंजाम देकर और अस्थिरता फैलाकर सिलीगुड़ी गलियारे में बड़े पैमाने पर अव्यवस्था पैदा करना चाहते थे। पश्चिम बंगाल पुलिस ने मुर्शिदाबाद जिले में गिरफ्तार किए गए आतंकवादी संगठन के 2 संदिग्ध सदस्यों के पास से पेन ड्राइव और दस्तावेज बरामद किए हैं दोस्तों, जिसमें यह सबसे बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है। यानी कि बांग्लादेश हर कोशिश कर रहा है भारत को दहलाने की। अब तक चीन और पाकिस्तान भारत का बड़ा दुश्मन था, लेकिन अब बांग्लादेश भी भारत का बड़ा दुश्मन बनता नजर आ रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, बांग्लादेश में फिर एक बार 3 हिंदू मंदिरों पर उपद्रवियों ने बड़ा अटैक किया है। यानी कि दोस्तों, बांग्लादेश में इतना सब कुछ प्रेशर डालने के बावजूद भी मोहम्मद यूनुस सरकार झुकती नजर नहीं आ रही और वो लगातार हिंदुओं को प्रताड़ित कर ही रही है। यानी उनकी सरकार में प्रताड़ना मिल रही है हिंदू समुदाय अल्पसंख्यकों को। शुक्रवार की सुबह 2 मंदिरों की 3 मूर्तियों को तोड़ दिया गया है। मंदिर के सूत्रों और स्थानीय लोगों के हवाले से हलुआहाट पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी ओसी अबुल खैर ने बताया है कि बदमाशों ने शुक्रवार की सुबह हलुआहाट के शाकुई संघ में बोंडेर पारा मंदिर की 2 मूर्तियों को तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि इस घटना में
अभी तक कोई मामला दर्ज भी नहीं हुआ है और ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है। मामला दर्ज दोस्तों तब होगा ना जब हिंदू समुदाय या अल्पसंख्यक हिम्मत करेंगे मामला दर्ज करवाने की, क्योंकि हिंदुओं को तो डरा करके रखा हुआ है बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार ने, तो कंप्लेन कहां से की जाएगी। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदू वहां के चुपचाप अत्याचार को सह रहे हैं, घोट घोट कर पी रहे हैं, जीते जी मरते नजर आ रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं उठा पा रहे, जो कि एक बहुत बड़ा उनके लिए डर का संकेत है। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, म्यांमार में जुंटा सेना को बहुत बड़ा झटका, अराकन आर्मी ने मिलिट्री कमांड पर कर दिया कब्जा, रोहिंग्या मुस्लिमों का रखाइन हाथ से निकल गया। जी हाँ, क्या है ये खबर बता दें, म्यांमार में सैन्य शासन वाली जुंटा सेना को बहुत बड़ा झटका लगा है दोस्तों। देश के इस विद्रोही समूह अराकन आर्मी ने रखाइन राज्य में एक क्षेत्रीय सैन्य कमांड पर कब्जा कर लिया है। अराकन आर्मी ने अपने टेलीग्राम चैनल पर एक बयान में कहा कि कई हफ्तों की लड़ाई के बाद शुक्रवार को एक कमान एन पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है। बीते 5 महीने में जातीय विद्रोहियों के कब्जे में जाने वाली ये दूसरी क्षेत्रीय कमान होगी। इसे म्यांमार की सेना के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। म्यांमार की सेना के पास देश में 14 क्षेत्रीय कमांड है, जिनमें से कई वर्तमान में जातीय विद्रोही समूहों या पीपल्स डिफेंस फोर्सेस से लड़ रहे हैं। साथ ही साथ बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कुवैत में 101 साल के पूर्व IFS अधिकारी से की मुलाकात। नातिन ने की थी 101 साल के इस नाना से कुवैत में मिलने की अपील। रिस्पांस ने वाकई में दिल छू लिया दोस्तों। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने 2 दिवसीय यात्रा पर शनिवार को कुवैत पहुंचे हैं। ये 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की इस खाड़ी देश की पहली यात्रा है। कुवैत पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी जी का गर्मजोशी से स्वागत हुआ, लेकिन कुवैत पहुंचने के पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक ऐसा काम किया है जिसने लोगों का दिल जीत लिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसे भारतीय युवती की मुराद पूरी की है जिसने अपने नाना को लेकर की थी। प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम को लेकर सोशल मीडिया पर लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं और आप भी इस खबर को सुनकर उनकी तारीफ करने लगेंगे। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुवैत में भारतीय विदेश सेवा बोले तो IFS के पूर्व अधिकारी 101 वर्षीय मंगल सेन हांडा से मुलाकात की। पूर्व IFS अधिकारी की नातिन श्रेया जुनेजा ने सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी जी से कुवैत यात्रा के दौरान उनके नाना मंगल सेन हांडा से मुलाकात करने का अनुरोध किया था। कुवैत पहुंचते ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपना वादा निभाया है। इस पर आपका कहना चाहेंगे दोस्तों। एक प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने एक आम नागरिक की इच्छा को पूरा किया है, जो वाकई में दर्शाता है कि PM नरेंद्र मोदी जी भारत को विकास की ओर तो लेकर जा ही रहे हैं, साथ ही साथ हर एक भारतीयों के पर्सनल इच्छाओं को भी पूरा कर रहे हैं, जो कि वाकई में भारत के लिए गर्व की बात है कि भारत को ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो देश और देश के नागरिकों के लिए जीते हैं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय होने वाली, लेकिन हैप्पी जर्नी PM मोदी कहना मत भूलिएगा आप लोग। साथ ही साथ आपको बता दें, कुवैत में प्रधानमंत्री मोदी जी का एक तो गर्मजोशी से स्वागत हुआ, साथ ही अरबी भाषा में लिखी रामायण और महाभारत की भेंट दी गई है PM मोदी को। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की कुवैत यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 सालों के बाद पहली यात्रा है। कुवैती अमीर शेख मैशाल अल अहमद अल जबर अल सबा के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुवैत के दौरा करने पहुंचे हैं। यात्रा की शुरुआत में ही PM मोदी को अरबी भाषा में लिखी और प्रकाशित महाभारत और रामायण उपहार में भेंट किया गया, जो वाकई में भारत के इतिहास को दुनिया में फैलता हुआ दर्शाया गया है। वहीं बता दें, पेंगोंग तसो झील के पास चीन कर रहा निर्माण कार्य सैटेलाइट की तस्वीरों से चौंका दिया भारत को। दोस्तों, चीन के संबंधों को लेकर भारत की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। कॉपरनिकस सर्विस इंफॉर्मेशन की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि पेंगोंग तसो झील के उत्तरी तट के पास चीन बड़े लेवल पर निर्माण कार्य कर रहा है। PLA के सिरिजाप और रिमू चांग गश्ती नाव अड्डों पर विस्तार कार्य तेजी से चल रहा है। दुनिया की सबसे ऊंचे खारे पानी की झील पेंगोंग तसो भारत चीन प्रशासित तिब्बत और उनके बीच विवादित सीमा पर फैली हुई है। 14 दिसंबर को कैप्चर की गई सैटेलाइट तस्वीरों में पेंगोंग झील पर फिंगर 4 से आगे सिरिजाप के पास चीन की पहली पोस्ट बफर जोन के पास नजर आ रही है। फिंगर 4 के एरिया को फॉक्स होल पॉइंट, जिसे फॉक्स होल रिज भी कहा जाता है, लद्दाख में पेंगोंग झील के उत्तर किनारे पर फिंगर 4 के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। नई सैटेलाइट तस्वीरों में सिरिजाप के ही पास चीन का फॉरवर्ड बेस भी दिखाई दे रहा है, जिस पर निर्माण कार्य लगातार जारी है। उसी के पास झील के किनारे पर नए संभावित तट के विस्तार की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। हालांकि झील की ओर ढालने वाली यानी ढलान वाली नदी के किनारे अप्रैल 2024 की शुरुआत में पहला निर्माण शुरू हुआ था। दोस्तों, एक तरफ चाइना भारत के साथ बातचीत को तैयार है और दूसरी ओर अंदर खाने वो भारत को ही काटने की कोशिश कर रहा है, जो कि दर्शाता है कि चाइना लातों का भूत है, बातों से नहीं मानेगा। वहीं बता दें, पाकिस्तान की इस हरकत से टेंशन में आया अमेरिका, बिगड़ते जा रहे दोनों देशों के बीच संबंध। दोस्तों, अमेरिका ने पाकिस्तान की लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमताओं के
विकास को एक उभरते हुए सुरक्षा खतरे के रूप में चिन्हित किया है। अमेरिकी डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन फाइनर ने कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में बोलते हुए कहा है कि पाकिस्तान के मिसाइल विकास से उसकी रणनीतिक सोच में बड़ा बदलाव हो रहा है। उन्होंने चेताया है कि अगर ये जारी रहा तो पाकिस्तान अमेरिका सहित दक्षिण एशिया से बाहर के लक्ष्यों तक पहुंचने में सक्षम होगा। पाकिस्तान के मिसाइल कार्यक्रम को रोकने के उद्देश्य से अमेरिका ने हाल ही में प्रतिबंधों का नया दौर शुरू किया है। इनमें पहली बार पाकिस्तान के सरकारी संस्थान राष्ट्रीय विकास परिषद और कराची की 3 निजी कंपनियों को शामिल किया है। इन कंपनियों पर मिसाइल विकास में सहयोग करने का आरोप लगाया गया है। दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान और अमेरिका के बीच संबंधों में भारी गिरावट देखने को मिली है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान ने उनके सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया और यही कारण है पाकिस्तान के इन प्रयासों को अब सुरक्षा के लिए खतरा माना जा रहा है। दोस्तों, वहीं बता दें, अमेरिका के इस एक्शन के बाद टेंशन में आ चुका है पाकिस्तान। शहबाज शरीफ को सता रहा है ये डर कि अगर अमेरिका का दबाव बढ़ता है तो पाकिस्तान स्वाभाविक रूप से चीन की ओर ही झुकेगा। तो वहीं दोस्तों बता दें, पाकिस्तान में फिर बड़ा आतंकवादी हमला, 16 सैनिक मारे गए, वो 8 हुए घायल। जी हां, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में शनिवार तड़के एक सुरक्षा चौकी पर आतंकवादियों के हमले में 16 सैनिक मारे गए हैं और 8 अन्य घायल हुए हैं। सुरक्षा सूत्रों ने इसकी बड़ी जानकारी दी। सूत्रों ने बताया है कि आतंकवादियों ने अफगानिस्तान की सीमा से लगे दक्षिणी वजीरिस्तान जिले के माकेन में लीटा सार चेक पोस्ट पर हमला किया। यह पिछले कुछ महीनों में सुरक्षा बलों पर हुआ सबसे बड़ा हमला है। यह हमला पाकिस्तानी सुरक्षा बलों द्वारा इसी जिले के सर रोखा इलाके में खुफिया जानकारी पर आधारित अभियान में 2 आतंकवादियों को मारे गिराए जाने के कुछ दिनों बाद हुआ है। दोस्तों, वहीं बता दें, भारत के दोस्त ने रेगिस्तान में बनाई स्वर्ग जैसी राजधानी, राष्ट्रपति महल देख एर्दोगन, शहबाज और यूनुस की फटी रह गई आंखें। जी हां, भारत के करीबी मित्र देश मिस्र ने अपनी राजधानी को दुनिया के सामने पेश किया है। दुनिया के 8 विकासशील मुस्लिम देशों यानी D8 की इस बैठक में गुरुवार को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने इस नई राजधानी के नए प्रशासनिक भवन और राष्ट्रपति महल का अनावरण किया है। इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस भी पहुंचे थे। ये नेता मिस्र की नई आलीशान राजधानी के वैभव को बस देखते ही रह गए। वर्तमान राजधानी काहिरा से 45 किलोमीटर दूर रेगिस्तान में बनाई ये राजधानी जर्मनी के हैमबर्ग शहर के बराबर है। दोस्तों, बताया ये जा रहा है कि इस राजधानी को बनाने में 58 अरब डॉलर का भारी भरकम खर्च किया जा रहा है। दोस्तों, चौंकाने वाली बात यह है कि पिरामिडों का देश मिस्र इस राजधानी को तब बनवा रहा है जब वो खुद कंगाली से गुजर रहा है और सऊदी तथा यूएई जैसे देशों ने अब उसे लोन देने तक से किनारा कर लिया है। दुनिया में इंडोनेशिया के बाद मिस्र ही एक ऐसा दूसरा देश है जो इस समय दूसरी राजधानी बसा रहा है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता डूब रही है और यही वजह है कि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश को यह फैसला लेना पड़ा। वहीं मिस्र की बात करें तो वो दूसरी समस्या से जूझ रहा है। दरअसल काहिरा दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले शहरों में शामिल हो चुका है। काहिरा में 2 करोड़ 20 लाख लोग रहते हैं। इस भीड़ को कम करने के लिए मिस्र ने ये नई राजधानी बनाई है। जी हाँ दोस्तों, विस्तार से इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए आप लोग वीडियो का हमारे सपोर्ट करना मत भूलिएगा, लाइक करते रहिएगा। आपने लाइक नहीं किया है तो आपके लिए 1 सेकंड का भी काम नहीं है दोस्तों, लेकिन हमें सपोर्ट मिल जाएगा तो आप लोग जरूर लाइक करिए। अगली खबर बता दें, प्रधानमंत्री मोदी 65 बार नॉर्थ ईस्ट आए, कोई ना कोई तोहफा लाए। जी हाँ, अमित शाह जी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने त्रिपुरा में पूर्वोत्तर परिषद के 72वें पूर्ण सत्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पूर्वोत्तर के विकास पर खासा जोर दिया। अमित शाह जी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी 65 बार यहाँ आए हैं, नॉर्थ ईस्ट के लिए कोई ना कोई तोहफा जरूर लेकर आए हैं। कनेक्टिविटी अब समस्या नहीं रही है, निवेश को इकोसिस्टम भी बेहतर होगा, पॉजिटिव इकोसिस्टम बनाने का काम कर लिया है। दोस्तों, सारी जानकारियां ये थी, आपको कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए इस वीडियो को भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते अगली खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।